दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका क्या? देशांतर रेखाएं। देशों के बीच समय का अंतर क्या होता है? सब समझ गए? यह है ग्लोब। देखो इसके पीछे कुछ नहीं है, यही फोल्ड हो जाएगा ऐसे। ये पूरा आपको एक फ्लैट उसमें दिखा दिया गया है पूरा ग्लोब। ये सारे महाद्वीप दिख रहे हैं आपको, सारे महासागर दिख रहे हैं। ये देखो ये यहां से यहां तक क्या है? ये प्रशांत। ये बीच का क्या है? ये वाला, सॉरी, ये क्या है? हिंद। ये फिर क्या है? प्रशांत। अब आप कहोगे प्रशांत तो अलग अलग क्यों? अलग नहीं है, ये दोनों मिले हुए हैं। वो हिस्सा और ये हिस्सा देखो, ये बेरिंग जल संधि, ये है बेरिंग जल संधि। ठीक है, क्या है? बेरिंग। ये क्या है? चुक्ची सागर, समझ गया ना? रसिया का चुक्ची द्वीप, और इधर से ये अमेरिका का अलास्का, इधर से चुक्ची, आपस में एक साथ मिल जाते हैं ऐसे करके। ठीक, जब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ये जो आपको सफेद रेखाएं खींची हुई दिख रही है ना, ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। और इसमें ये जो बीच में दिख रही है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये इंग्लैंड के करीब ग्रीनविच से निकल रही है, इसलिए ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा हमारे ग्लोब को उत्तर से दक्षिण ठीक 2 भागों में बांट देगी। ठीक है, इधर वाला पूर्वी देशांतर, इधर वाला पश्चिमी देशांतर। इधर वाला पूर्व, इधर वाला पश्चिम। ये जो रेखा है ये तो ग्रीनविच मेन टाइम कहलाएगी। कितना डिग्री? ये वाली रेखा कहलाएगी 180 डिग्री। क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये रेखा मतलब ये रेखा, एक ही बात है। ये दोनों मिले हैं ना। ठीक है, इस 180 डिग्री से यहां तक का प्रदेश कहलाएगा पूर्वी देशांतर। इस 0 डिग्री से यहां तक का, फिर इसी तक का मतलब, समझ गया ना? क्या कहलाएगा? पश्चिमी देशांतर। हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा होगी। 180 इधर और 180 उधर। किसी गोले का अधिकतम कोणीय मान कितना हो सकता है? 360 डिग्री। तो 180 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। अब इस पूरे ग्लोब पर ये बीच में इसलिए खींच दी गई ताकि यहां से पूरी दुनिया का टाइम निर्धारित किया जा सके। समझ गया ना? जैसे ही सूर्य पृथ्वी अपने गोल कोण में घूमते हुए, जैसे ही ये सूर्य की रोशनी किरणें इसमें पड़ेंगी, तिथि चेंज। समझ गया ना? जैसे आज क्या है? क्या है आज? कौन सी तारीख है? 7 तारीख। क्या बार है? शनिवार है ना। अब ये घूमते हुए पृथ्वी, पूरा का पूरा पृथ्वी क्या होगा? ये जैसे सूर्य है तो उसके सामने पूरा का पूरा सरफेस आएगा घूर्णन के कारण। समझ गया ना? और 24 घंटे बाद पृथ्वी सूर्य के यहां पर होगी। ये फिर सूर्य की किरणें जैसे पड़ेंगी, 8 तारीख आ जाएगी, रविवार शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ठीक इसके 12 घंटे बाद सूर्य कहां पहुंच जाएगा? इधर। ठीक है, अब तक क्या क्या चल रहा था? यहां दिन, यहां पहुंचा, दिन क्या हो गया? खत्म, रात शुरू। तिथि चेंज नहीं हुई अभी। 24 घंटे में होती है तिथि चेंज, 12 घंटे में यहां, 12 घंटे में यहां। जैसे ही यहां दिन शुरू हुआ, यहां रात शुरू हो गई। जब यहां दिन था तो यहां रात थी। 12 घंटे यहां दिन, 12 घंटे यहां दिन। जिस समय यहां दिन वहां रात, यहां दिन यहां रात। स्वाभाविक सा वो है। ठीक है, लेकिन देखो अभी यहां क्या बार है? शनिवार, कल संडे हो जाएगा ना। लेकिन यहां मान लो सुबह 6 बजे क्या हुआ है? सुबह 3 बजे 12 AM में क्या होता है? यहां सुबह हो जाती है, किरण पड़ जाती है इसमें। समझ गया ना? 12 PM तक यहां पहुंचेगी। अब 12 AM यहां कब होगा?
12 घंटे, हमसे 12 घंटे बाद होगा ना, यहां से 12 घंटे बाद होगा, समझ गया ना। तो यहां तिथि हमसे 12 घंटे बाद बदलेगी, समझ गया ना। हमारे पूर्वी देशांतर में तो आपका जैसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्यों कहा, तिथि चेंज होगी इससे, समझ गया ना, डेट चेंज हो गई, यहां डेट चेंज 12 घंटे बाद होगी, ठीक है, इतना लेट हो जाएगा। अब गणितीय मान देखो इसका, ये जो सूर्य की किरणें हैं 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर पहुंचने में 4 मिनट लगाती है, कितना, 4 मिनट। टोटल अक्षांश कितने हैं, 360। एक में 4 लगाया तो पूरे में कितना लगाएगा, 0, 6 चक्को 24, 4 तियां 12 और 2 14, कितने मिनट लगे, 1440 मिनट को कन्वर्ट कर दो घंटों में, कितने से काटोगे, 60 से, कितने से काटोगे, 7 से, 6 दूना बचे कितने, कितने घंटे, 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा, ठीक है। यही कारण है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में अभी समय पूछोगे तो वो भी समय 11:30 बताएगा, उत्तराखंड में भी 11:30, गुजरात में भी 11:30, समझ, सुबह के टाइम पूछना अरुणाचल प्रदेश में, समझ गया ना। जब आपके यहां अंधेरा होगा, अरुणाचल प्रदेश वाले को फोन करके पूछो, समझ गया ना, सुबह हो गई, वो कहेगा हाँ दिन चढ़ गया, दिन मतलब निकल गया है, सूरज निकल गया होगा। आपके यहां हल्का अंधेरा है अभी, गुजरात वाले को फोन करना, वो कहेगा अभी तो रात ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहां है, उत्तराखंड यहां है, गुजरात यहां है, देखो, ठीक है। और भारत में कितना, 66 से 97 तक 30 डिग्री का अंतर है, और 30 डिग्री का अंतर मतलब 3 चक्को 12, 2 घंटे का अंतर। अरुणाचल प्रदेश और इसमें 2 घंटे का अंतर होगा, लेकिन टाइम जोन भारत का एक ही है, टाइम तो सब जगह के एक ही माना जाएगा इंडिया में, पर सूर्य के स्तर में तो अंतर होगा। यहां 4 बजे दिन होगा, सुबह होगी, तो यहां 6 बजे सुबह होगी, इतना अंतर होगा। यहां दिन आपके शाम को 3 बजे छुप जाएंगे, तो यहां 5 बजे छुपेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 4 डिग्री में कितना हो जाता है, एक अक्षांश, एक प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ऐसी से दुनिया का समय फिक्स होता है, पूरी दुनिया का समय फिक्स होगा ग्रीनविच मेन टाइम से। यहां से हम अपनी घड़ी मिलाएंगे, फिर जिस देश में जितने हैं, अब रशिया है 11 टाइम जोन है, देखो रशिया शुरू कहां से हो जाता है, रूस, यह देखो यूराल पर्वत से लेकर के यहां चुपची सागर तक, यूराल पर्वत से, यह है रूस। इंडिया का इतनी है चौड़ाई है, ये पूरब से पश्चिम रूस की इतनी है। इसीलिए रूस में अगर एक ही टाइम जोन बनाया जाए तो पता चल रहा है एक जगह दिन हो रही है, एक जगह पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए उन्होंने कितने बनाए हैं, 11 टाइम जोन। संसार में सबसे ज्यादा टाइम जोन इसके पास है। आपका एक ही चल जाता है, क्योंकि 2 घंटे, 1 घंटा इधर मैनेज करते हो, 1 घंटा उधर मैनेज करते हो, ज्यादा अंतर नहीं आता ना। सुबह आपके यहाँ 4 बजे हो रही है तो गुजरात में 5 में हो रही है, अरुणाचल में 4 में हो जा रही है, बस इतना ही अंतर है। रशिया में ऐसा नहीं है, रशिया में पता चल रहा है कि एक तो यहाँ कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ग्रीनविच के थोड़ा नजदीक तक जा रहा है। 11 घंटे का अंतर है रशिया के दोनों कोनों में। तो एक ही टाइम जोन रखा जाए रशिया में, तो ये जो चुपची सागर में बैठा हुआ व्यक्ति है उससे पूछा जाएगा कितना बजा है, वो कहेगा 11, समझ गया ना, और वो होंगे दिन के 11। और दूसरे वाले से कहेंगे कितना बजा है, वो कहेगा 10, वो रात के 10 बजे होंगे, समझ गया ना। इतना अंतर हो जाता है दोनों में, इसीलिए टाइम जोन ज्यादा है। हमारे यहाँ टाइम जोन एक, लेकिन संसार का टाइम कहां से फिक्स होगा, यहां से, क्योंकि ये बीच में विभाजित करे। अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूछेगा तो ये है जहां से तिथि चेंज होती है, ये 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम, ये 0 डिग्री ग्रीनविच मेन टाइम रेखा, समझ गया ना। कोई कहेगा इंडिया का टाइम ग्रीनविच से कितना क्या है, अंतर है। मान लो ग्रीनविच में दोपहर का 12 बजा है, कितना, दोपहर का 12 ग्रीनविच में, और आपसे कहे कि इंडिया में कितना बजा होगा अभी, समझ गया ना। तो आपको पता होगा कि इंडिया का प्रधान देशांतर है 82.5 डिग्री, 82.5
5 डिग्री कहां है? पूर्व में है। देखो ये इससे कहां होगा? पूर्व में। आगे होगा ना टाइम। तो अब आप क्या करोगे? गुणा क्या? 4, 5 को 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 अट्ठे 32, 1 33, 330 मिनट। समझ गया ना? तो 330 को 6 से 60 से विभाजित कर दो, 6 बार पूरा चला गया, 5 बार 6 पंजे 30, 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा इंडिया और किसके? ग्रीनविच के टाइम। ग्रीनविच में दोपहर का 12 बजा है, तो इंडिया में शाम के 5:30 बज गए। शाम के, क्योंकि इंडिया में निकल चुका है ना वो समय, पहले घटित हो गया होगा। पूर्वी देशांतर में कोई भी घटना, कोई भी आपका समय की घटना पहले घटित होगी, पश्चिम में देर में। यही कोई कहे कि अमेरिका 90 डिग्री देशांतर पर न्यूयॉर्क में कितना समय हुआ होगा, जबकि इंडिया में कितने बजे हैं? दोपहर के 12 बजे। इंडिया में 5:30 बजे हैं शाम के, तो आपको पता चलेगा कि 5:30 बजे हैं, तो यहां 12 बजा होगा। ग्रीनविच से ही कर लो, 90 डिग्री है, 9 चक्को 36, 360 बट्टा 60 कितना हो गया? 6 घंटे। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में कितना टाइम हुआ होगा? सुबह के 6 बजे होंगे। सुबह के, रात शाम के नहीं। शाम का तो यहां हुआ है, यहां दोपहर हो रखी है, यहां भी क्या है? सुबह ही होगी। समझ गया ना? तो यहां पर सुबह के 6 बजे होंगे। ऐसे हम पूरी दुनिया का समय निर्धारित करते हैं। कहां से? ग्रीनविच से। क्योंकि ये देशांतर ही है जिससे हम पूरी पृथ्वी का जब चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, देखो 2 चीजें हैं पृथ्वी में। पृथ्वी की सूर्य की गति करने के कारण 2 चीजें हैं। एक, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी तो क्या परिवर्तित होगा? ऋतुएं। समझ गया ना? जो अभी हमने पिछले वाले में पढ़ा, तापांतर, ये इसके कारण होगा। ऋतु मतलब ताप का अंतर। समझ गया ना? अभी कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु आ गई अब? शरद ऋतु। कैसा है? लगभग हल्की ठंडा हल्की गर्म, मतलब समताप की स्थिति। शरद ऋतु के बाद कौन सी आ जाएगी? शीत ऋतु। बहुत ठंडा होगा, है ना? शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु, फिर से समताप की स्थिति। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म में क्या होगा? गर्म होगा, है ना? तो इस तरीके से क्या आपका जो ये सर्दी गर्मी हो रही है, वो सूर्य से आपकी दूरी और नजदीकी के कारण हो रही है। सूर्य एक बार यहां होता है तो गर्म होता है, यहां चला जाता है तो ठंडा हो जाता है। इस क्षेत्र में बना रहता है, तो एक बार जाते समय समताप, एक बार आते समय समताप, है ना? वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु का ही पार्ट है पीछे का। समझ गया ना? ये जो आपका ऋतु पढ़ रहे हो आप, गर्मी कब होगी? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कब होगी? 21 मार्च से 23 सितंबर। और ठंडा कब होगा? 23 सितंबर से 21 मार्च। क्योंकि यहां रहेगा सूर्य डायरेक्ट, यहां पड़ रहा होगा तो गर्मी, यहां पड़ रहा होगा तो दूरी हो गई सर्दी। ये सब किसके कारण? परिक्रमण के कारण। और इसीलिए हम क्या पढ़ रहे थे? अक्षांश रेखाएं, ताप का वितरण जो है। क्योंकि ऋतुओं का वितरण का मतलब ताप का वितरण, कब कितना ताप होगा, दिन की अवधि कितनी होगी। ठीक है? अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे रोटेट कर रही है, घूर्णन, यानी कि परिभ्रमण गति। एक तो परिक्रमण हो गया, एक परिभ्रमण हो गया। अपनी परिधि के तहत भ्रमण करना। समझ गया ना? रोटेशन है जो पृथ्वी का, उसके कारण क्या होगा? हाँ, दिन की अवधि। समझ गया ना? सूर्य का ताप पृथ्वी के किस सरफेस पर कितना समय रहेगा, किस वाले हिस्से पर कितना समय रहेगा, ऊपर नीचे नहीं, कहां, पूर्व पश्चिम कितना रहेगा, ये देशांतर बताएगा आपको। समझ गया ना? यही 2 चीजें हैं। समझ गया ना? पृथ्वी की जो सूर्य की गति है, 2 चीजें होती हैं। एक क्या? दिन रात का होना, किसके कारण? घूर्णन के कारण। और ऋतुओं का परिवर्तन होना, बस इसी के कारण आपकी सारी जैव विविधता है पृथ्वी पर। इसी के कारण आपका पृथ्वी का सारा क्या भौगोलिक जो आपका क्या है जैव रासायनिक क्रियाएं होती है वो संपन्न होती है। समझ गया ना? आपके यहाँ ठंडा होगा, पाला गिरेगा, जो आपके पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सूख जाएंगी। ठीक है? आपके यहाँ क्या गर्मी आनी शुरू होगी, बसंत शुरू हो जाएगा, यही पेड़ पौधे
पल्लवित होने शुरू हो जाएंगे, बरसात होगी चरम पर पहुंच जाएंगे, बरसात के बाद पतझड़ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हर साल आपका रोटेशन चलता रहेगा। और दिन रात क्या आपको पता है, सुबह हुई है शाम भी होगी। ठीक है, तो ये देशांतरों से गणना कर लेते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया का समय निर्धारित करने की विधि है क्या, देशांतर। और देशांतर से ही पता चलता है कौन सा देश पूर्व में है कौन सा पश्चिम। हम बोलते हैं ना पश्चिम देशों की सभ्यता, पूर्वी देशों। हम लोगों को ओरिएंट क्यों कहा जाता है, ओरिएंट कहने की एक बहुत बड़ी वजह क्या है पूर्व में होना भी है। पूर्व का मतलब पहले और पश्चिम का मतलब बाद में। ठीक है, और इसी में आपके सांस्कृतिक चीजें भी पूर्व से पश्चिम की तरफ गई है। ठीक है, सांस्कृतिक चीजें भी पूर्व से पश्चिम की तरफ गई है, प्राचीन उसमें। ठीक, अब ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये अब देखो सभ्यताओं का आगमन कैसे हुआ। अगर आधुनिक सभ्यताओं भी देखते हो, सबसे पहले नील नदी घाटी की सभ्यता, उसके बाद ये मेसोपोटामिया दजला फरात, उसके बाद सिंध घाटी की सभ्यता, उसके बाद यांटी शिक्याम, फिर यूरोप की तरफ सभ्यता। ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप से कहां, अमेरिका की खोज हुई है ना। अमेरिका में भी सभ्यता चल रही थी, समझ गया ना। दो तरह के लोग, एक तो माया सभ्यता है, एक नीचे दक्षिण अमेरिका जाओगे तो यहां एक सभ्यता इनकास बोलते हैं जिनको, समझ गया ना। एक आपने सुना होगा माचू पिचू, एक चेचन इत्जा, समझ गया ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता के क्या है स्थल जिनसे हम हड़प्पा सभ्यता को पहचानते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, कई स्थल है ना, 2500 के करीब स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि अमेरिका की जो प्राचीन सभ्यता है उनके स्थल क्या है, फिर उनके क्या आपके ऐसे अवशेष, समझ गया ना। तो अगर आपको पता चलेगा तो क्या चेचन इत्जा, समझ गया ना, ये माया सभ्यता के अवशेष। इनकास जो है वो इसमें थे, किसमें, आपके एंडीज पर्वतमाला में, पेरू में, बोलीविया में, समझ गया ना। उनके आपको पेरू में क्या मिलेंगे, माचू पिचू मिलेंगे, उनकी सभ्यताओं के अवशेष चल रही थी। लेकिन सभ्य बनाने की प्रक्रिया यहां से शुरू हुई, यहां को गई। बाद में हम ही लोगों से सीख सीख करके वो ज्यादा हो गए, हम कम हो गए, फिर उन्होंने हमारे ऊपर राज किया यहां वालों ने। किसने, इन्होंने। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी देश बोलते हैं, क्योंकि हमारे से देशांतर में कहां है, पश्चिम में है। ठीक है, आप बोलते हैं ना यूरोपियन सभ्यताओं से कोई चीज आती है, पश्चिम से आई है। पश्चिम से मतलब यहां से नहीं, अफ्रीका से नहीं, समझ गया ना। कहां से, या तो यूरोप से या अमेरिका से, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा हमारा पृथ्वी पर सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम का अध्ययन करने के लिए हमने काल्पनिक रूप से ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं खींच दी हैं। एक तिरछी रेखा जो भूमध्य रेखा, प्रधान तिरछी रेखा के समानांतर होंगी, अक्षांश रेखाएं, जिनसे हम पूरी पृथ्वी पर ताप का वितरण का अध्ययन करेंगे। ठीक, उसी से सारी चीजें संचालित होंगी। ताप का अध्ययन है तो आपको वायु का पूरा पता चल जाएगा। आपसे कोई कहेगा, समझ गया ना, कि भूमध्य रेखा व्यापारिक पवनें कहां चलती हैं, ठीक है, या आपसे कोई पूछेगा पछुआ पवनें कहां चलती हैं, या पूछेगा ध्रुवीय पवनें कहां चलती हैं, तो सीधा सा है, व्यापारिक पवनें कहां, उष्ण कटिबंध और उसके थोड़ा बाहर 30 डिग्री के अंदर अंदर, दोनों तरफ 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, ये ट्रेड विंड होंगी। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री ऊपर 60 डिग्री नीचे पछुआ पवनें होंगी, 60 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे क्या, ध्रुवीय पवनें। यही तो स्थायी पवनें हैं इस पूरी पृथ्वी पर। वायुदाब बेल्ट भी ऐसे ही होंगी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब होगा ही भूमध्य रेखा में। क्यों होगा, भूमध्य रेखा ताप ज्यादा प्राप्त करता है, वायु गर्म होकर के खिसक जाती है यहां से। ठीक है, कोई कहेगा ध्रुवों में कैसा दाब होगा, हमेशा उच्च दाब होगा। ठीक है, यहां पर क्योंकि भूमध्य रेखा की वायु भी इकट्ठा हो जाती है, ये क्या है, वायुदाब पेटियां हैं, उपध्रुवीय, ये क्या बोलते हैं, उप वायुदाब पेटियां, समझ गया ना। इसमें क्या होगा, निम्न वायुदाब होंगे दोनों तरफ, 7 पेटियां होंगी, 3 नीचे 3 ऊपर, एक भूमध्य रेखा वाली। ठीक है, ये जो आपका पूरा का पूरा वायु का वितरण है वो ताप से होगा, ताप से वायु का वितरण होगा, वायु से जल का वितरण होगा, यानी कि वर्षा का वितरण, वर्षा से वनस्पतियों का वितरण होगा। पूरा भूगोल तो यही है या नहीं है।
तो इसीलिए इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अक्षांश रेखाओं को भी और देशांतर रेखाओं को भी। अक्षांश ज्यादा महत्वपूर्ण, अध्ययन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, किसकी अपेक्षा? देशांतर। देशांतर केवल हम समय का पता करने के लिए, और कौन पूर्व में है कौन पश्चिम में है इसका। बाकी सारा भौगोलिक स्वरूप का जो हमारा ताप है इस पृथ्वी पर, जो क्या है जीवन का आधार है ताप, सूर्य ताप, जिससे सारी आपके जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। खाद्य श्रृंखला भी तो इसी से शुरू होती है ना। हमारे यहाँ खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी कौन है? उत्पादक। उत्पादक क्या है? हरे पौधे। हरे पौधे में आपके लिए खाने लायक चीजें कहां से आई? सूर्य के ताप का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उसने क्या बनाया? हाइड्रोकार्बन बनाया। समझ गया ना? आपके लिए ऑक्सीजन भी छोड़ी और भोजन के रूप में अपने में फल फ्रूट आना, जो भी पत्ते एकत्र करने थे उसमें स्टार्च इकट्ठा भी करी, उसी को तो खाते हो आप। तो इसका मतलब जो उत्पादक हैं उनने ऊर्जा कहां से ली? सूर्य से। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? नहीं। प्रकाश संश्लेषण के बिना पौधे जीवित रह सकते हैं? नहीं। पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो शाकाहारी कैसे रहेंगे? पर मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। समझ रहे हो? नामुमकिन है, ये खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, पहली कड़ी ही इसमें शुरू कहां से होती है? सूर्य से। सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेंगे हरे पौधे, अपना भोजन बनाएंगे, उस भोजन को संचित कर देंगे अपने में। उस संचित भोजन को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता खाएंगे, जिन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को मांसाहारी खाएंगे, फिर मांसाहारियों को अंततः डिकम्पोज करेंगे कौन? विघटनकारी। समझ गया ना? जो भी जीवाणु विषाणु वायरस है वो खत्म करके पुनः ऊर्जा को पृथ्वी में छोड़ देंगे। इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया क्या जीवन के रूप में चलती रहेगी। सूर्य है सारा गेम। समझ गया ना? तो सूर्य ताप अगर पढ़ना है तो आपको फिक्स जो चीजें बनी हुई है पृथ्वी में, तो उसके लिए अध्ययन करने के लिए, इन्हें खंडों में बांटने के लिए आपको अक्षांश रेखाएं पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, उसी से आप मानसून भी जानोगे, वनस्पतिक आवरण भी जानोगे। समझ गया ना? किसी देश की भौगोलिक दशाएं क्यों एडवांटेज प्राप्त करती हैं ये भी जानोगे, क्योंकि बहुत सारे देशों को भौगोलिक एडवांटेज इसी वजह से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्षेत्र है ना, ये सफेद दिख रहा है जो, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? सूखा। अब जहां सूखा होगा वो तो जन्मजात ही गरीब रहे होंगे, है ना? उनके पास पॉसिबिलिटीज बहुत क्या है? कम है। अब रह रहे लोग खाने के लिए भी ज्वार बाजरा से ऊपर कुछ उगा नहीं पाते होंगे, बड़ी मुश्किल होती होगी खाने की भी। समझ गया ना? अब इस क्षेत्र में जो रह रहा है वो कुछ भी उगाएगा, सब होगा। इसको एडवांटेज है या नहीं? प्राकृतिक रूप से आपको भी एडवांटेज, आप इंडिया में रहते हो। देखो ये दुनिया की जो सबसे बड़े 7 जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उसमें इंडिया है। जैव विविधता हमेशा भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा तरह का जीवन भूमध्य रेखा में होगा। इससे इधर को जाओगे कम हो जाएगा। अभी कम ज्यादा क्यों हो रहा है बताओ? ताप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताप प्राप्त करता है, बारिश प्राप्त करता है, ज्यादा है। ताप घटता जाएगा, यहां अंटार्कटिका आते आते जैव विविधता क्या निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी, ऊपर आर्कटिक जाते जाते निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी। तो किसने बताया बताओ? ताप ने ही तो बनाया। और इसका वितरण कैसे पता चला हमें? अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करने के बाद। ठीक है।